हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे आज पिछले क्लास में हमने सामाजिक विज्ञान का हिंदी माध्यम का पहला अध्याय किया था, भारत आकृति और आकार का। और आज हम करने जा रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप मतलब कि प्राकृतिक रूप से भारत का क्या स्वरूप है। ठीक है, तो हम चलते आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। भारत का भौतिक स्वरूप, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों मतलब कि यहाँ पे भूमि की बहुत आकृतियाँ हैं, शेप से अलग अलग प्रकार की वाला एक विशाल देश है, यानी बहुत बड़ा देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों के भली भांति परिचित होंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हो तो आपकी जो भूमि होगी वो बिल्कुल समतल होगी, समान होगी। लेकिन यदि आप कश्मीर साइड में रहते हो, यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है, या जम्मू की साइड में रहते हो, शिमला के साइड में रहते हो, जहाँ केवल पर्वत है, तो आप उसका माहौल जान पा रहे होगे क्योंकि वहाँ पे ठंडा मौसम होगा। मैदानी इलाकों में गर्म भी हो सकता है, कभी ऋतु के हिसाब पे डिपेंड करता है मैदानी इलाकों में, लेकिन पर्वतीय स्थान पे अधिकतर समय में ठंड पड़ती है और वहाँ के लोग जो है गर्म कपड़े अधिक पहनते हैं। तो इस प्रकार की भारत देश की भू आकृतियाँ हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। मरुस्थल आपको पता ही है, रेगिस्तान, थार मरुस्थल। पठार जहाँ जो पहाड़ नहीं होते, पहाड़ से छोटे होते हैं, पहाड़ की चोटी होती है लेकिन पठार की चोटी नहीं होती है, वो ऊंचाई पर होते हैं, तो उन्हें पठार कहा जाता है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है था, परंतु हाल ही के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। मैंने कहा था आपको पिछले अध्याय में कि हिमालय को नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो इसकी जो स्थलाकृति है, यानी कि जो इसकी भूमि की जो शेप है वो अभी कुछ ज़्यादा साल नहीं हुए, ज़्यादा वर्ष नहीं हुए उसे बने हुए, तो इसलिए इस पर्वत को नया पर्वत भी कहा जाता है, हिमालय पर्वत को। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटी पहाड़ियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत का हम भौगोलिक वितरण देखेंगे कि भारत की भौगोलिक आकृतियाँ क्या है, शेप्स क्या हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिमालय पर्वत को नवीन वलित पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हिमालय विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है और अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई, आपने देखो कि हिमालय पर्वत की जो लंबाई है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर की लंबाई वाला अर्धवृत्त है, यानी कि आधा गोलाकार पर्वत है ये। इसकी ऊंचाई कश्मीर से 40 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई से अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान क्या कहते हैं? महान या आंतरिक हिमालय, जिसे हम हिमाद्री कहते हैं। सबसे पहले पार्ट को क्या कहते हैं? जो आंतरिक होता है उसे कहते हैं हम लोग हिमाद्री। नेक्स्ट आता है हमारा, यह सबसे अधिक तट श्रृंखला है जिससे 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है, यानी कि बहुत अधिक ऊंचा चोटी है इसकी। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर आते हैं। नीचे कुछ हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर का नाम दिया गया है, जैसे कि वो है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल से है, कंचनजंगा भारत,
मुकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल। देखा हिमालय पर्वत की 3 जो शिखर हैं वो जो है 3 जो है नेपाल में है, और कंचनजंगा केवल एक ऐसा जो भारत में है। क्लियर है। नेक्स्ट है नंगा पर्वत जो भारत में है, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी भारत में है, कामेट भारत, नामचा बरुआ भारत, गुरुला मंदता नेपाल। ज़्यादातर नेपाल में है और 4-5 जो है वो भारत में है हिमालय के शिखर। और आपने देखा होगा कि कई बार अक्सर मैप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंचनजंगा को दर्शाइए मैप के अंदर, तो कंचनजंगा को अंडरलाइन कर लेना और ये मैप के इसी लोकेशन में मैं आपको दिखा दूंगी। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असंबंधित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड या ग्रेनाइट, अब उसके नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट को हिमाद्री कहते थे, नेक्स्ट पार्ट को कहते हैं ग्रोट ग्रेनाइट। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा था कि वह कौन सी श्रृंखला है जो पिछली बार MCQ आए थे क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट टर्म के, तो इस बार भी चांस है कि MCQ पूछे जाए, इसलिए 1 मार्क करने के लिए हमें NCERT की बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना होगा। श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। ठीक है, बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है यहाँ पे। हिमाद्री के दक्षिण से स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों में हुआ है। इनकी ऊंचाई 3000-4000 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत ऊंचाई 500 किलोमीटर है, जबकि यदि पंजाब श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है तो धौलावीरा एवं महाभारत श्रृंखलाएँ भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू, जैसे देखा होगा आपने कुल्लू और मनाली दोनों अलग अलग स्थान हैं, लेकिन कई लोग इसे ज्वाइन करके बोलते हैं कुल्लू मनाली, तो इसे ऐसा लगता है कि दोनों एक ही है, लेकिन नहीं, कुल्लू अलग है, मनाली अलग है, दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक। हमने 3 पढ़ी थी, पहली हिमाद्री, दूसरी कौन सी थी हमने देखा था अभी, हिमाद्री के बाद क्रोड ग्रेनाइट, और तीसरी आई है शिवालिक। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1010 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई जाती हैं, असंपीड़ित अवसादों से बनी है और इस जलोढ़ की मोटी परत होती है इन घाटियों पर। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा था दून किसे कहते हैं। हिमालय पर्वत और शिवालिक के बीच में जो स्थित लंबवत घाटी है उसे क्या कहते हैं, दून। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। ये एग्जाम्पल है दून के। अब नेक्स्ट हमारे स्लाइड में हम देखते हैं उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जलोढ़ मिट्टी होती है, जब ये मिट्टी एक जगह पे इकट्ठी होती है तो ये एक पहाड़ नुमा संरचना बन जाती है। पहाड़ या पहले पठार बनती है, फिर ये मैक्सिमम होती जाती है, तो फिर ये एक पहाड़ का रूप ले लेती है, जो मैदान मतलब कि मैदान में जमा होकर ये मैदान बना देती है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। अब है मुख्य भौगोलिक वितरण। ये देखो कंचनजंगा इसमें होगा, आपको दिख रहा होगा तो, और पठार बीच की साइड में है, पर्वत हमारे यहाँ है और मैदानी इलाका हमारा दिल्ली की साइड में है। ठीक है, ये रहा पठार, ये है हमारा मैदानी इलाका, और यहाँ पे ऊपर की साइड जो है हमारा पर्वत है, और दक्षिण में हमारे बहुत सारे पठार आते हैं। ठीक है, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम में पूर्व तथा स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। देखो हिमालय पर्वत के कितने नाम हो गए, एक पंजाब की साइड में तो उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, जो कश्मीर की साइड में उसे कश्मीर हिमालय, और जो हमारे हिमाचल प्रदेश की साइड में उसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब देख सकते हो कि हिमालय पर्वत के कितने कितने नाम आ रहे हैं, अलग अलग स्थान पे उसके नाम परिवर्तित हो रहे हैं। काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा
दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। अब हमने तो कुछ ही नाम देख लिए, अब क्षेत्रीय नाम भी बहुत हो सकते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र हमारी नदी है जो हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड, जो गाज के भी कहते हैं, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा तक फैलता है। इन्हें पूर्वांचल तथा पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्व की तरफ से पूर्व और पूर्वांचल श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों से जो अवसादी शैल से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल से फटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। अभी छोटी छोटी पहाड़ियों के नाम है मणिपुर की, और मिज़ोरम की, नागालैंड की पहाड़ी नागा है, मिज़ोरम की मिज़ो है, मणिपुर की मणिपुरी रखा हुआ है इन्होंने। अब हम अभी तक हमने पर्वत के बारे में पढ़ा, ये भौगोलिक स्थिति में हमने पर्वत के बारे में पढ़ा। अब हम मैदान के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान की 3 प्रमुख नदी। अब मैदान की नदी सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ये उत्तरी मैदानों की 3 प्रमुख नदियाँ हैं तथा इनकी सहायक नदियों से बना है यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। अब मैदान जो पूर्वी मैदान है वो किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से। लाखों वर्षों में हिमालय की गिरपात से में स्थित बहुत बड़े बेसिन, जिन्हें द्रोणी भी कहते हैं, में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, प्राप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के साथ कृषि के लिए भी उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ पे कृषि भी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारा जो पूर्वी इलाका है, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार का जो इलाका है, यहाँ पे कृषि बहुत अधिक होती है। पंजाब में भी कृषि बहुत होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत नदियाँ हैं। तो नदियाँ तो पानी है, और कृषि जो डिपेंड होती है पानी पे होती है। ठीक है, नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिससे परिणामस्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण करती है। जब नदियों की गति कम हो जाती है तो वो क्या करती है? द्वीपों का निर्माण करती है। नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत ही धाराओं में बढ़ जाती हैं। गाद यानी कि मिट्टी, एक जगह पे बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, जिसे गाद कहते हैं, और गीली गीली दलदल टाइप्स की मिट्टी। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान में पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि हमारा जो पश्चिमी भाग है मैदान का, वो अधिकतर कहाँ है? पाकिस्तान में ही। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये पंजाब की 5 नदियाँ, इसलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है। हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग को दोआब की संख्या द्वारा अधिक कहते हैं। दोआब का अर्थ होता है कि 2 नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसे दोआब कहते हैं। गंगा के मैदान का विस्तार गंगा तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। गंगा से जो बना मैदान है वो ये सब है, इन राज्यों में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिमी, विशेषकर असम में स्थित है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम से होकर जो है पश्चिम बंगाल में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उत्तरी मैदान की व्याख्या समानता इसके उच्च वचों में से बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इस विस्तृत मैदानों में भौगोलिक आकृतियों में विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नदी पर्वत के उत्तर से में शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण होता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी, ये वर्ड भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में यह सरिताएं एवं नदियाँ पुनः निकल जाती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहते हैं। अब वो मैं दलदल कहती, दलदल भी कहा जाता है, तराई भी कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों में भरा घने जंगलों का क्षेत्र होता है, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के आय शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि को उपलब्ध कराता है। मैंने कहा था कि पंजाब के साइड में जो है कृषि की जाती है, क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता बहुत अधिक है। अब ऊपर वाले पैराग्राफ में भांगर और खादर के बारे में बताया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को
भांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। अब हम पढ़ते हैं पठार के बारे में। अभी हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा, फिर हमने मैदानों के बारे में पढ़ा जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पठारों के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार का मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ये शैलों से बना है, क्रिस्टलीय शैलों से और आग्नेय शैलों से। ये वह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। इसकी पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन के पठार। एक तो जो बीच में उच्च भूमि है, जो महाराष्ट्र के साइड में, वहाँ भी पठार है। पठार से पहले अब वहाँ पे समतल करके एक अच्छी खासी सिटी या फिर एक राज्य बस गया है। और दक्षिण में भी पठार है, इसलिए दक्कन का अर्थ है दक्षिण का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। ये पठारों के नाम है। ये श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, और फिर यहीं के आसपास पठार मिलते हैं। पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान में बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण इस पठार को पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। अंडरलाइन कर लेना इसको, बुंदेलखंड और बघेलखंड को। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, ठीक है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकल श्रृंखला इसकी पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार, अभी छोटा नागपुर भी आता है हमारे मैप में शो करने के लिए, तो इसका भी मैं आपको मैप में इसकी लोकेशन दिखाती हूँ। पश्चिम में पूर्व की तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिम सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वे सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत की भौतिक मानचित्र की ढाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट में से 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में घाट का विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित एवं बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती हुई जाती है। शिखर ऊंचे होते हैं, अनाईमुड्डी, टोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, ठीक है, और पूर्वी घाट दक्षिण पूर्वी में महेंद्रगिरी है। पश्चिम में शेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ स्थित है। उड़ंग मंगलम, जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, तथा कोयडेनाल जैसी प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मृदा है। अब देखो, हमने देखा था मैदानी इलाकों में कौन सी मृदा पाई जाती थी? जलोढ़ मृदा। लेकिन जो पठार है वहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। समझ में आया? काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई थी, इसीलिए इसके शैल अग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। वे बहुत अधिक अपरिदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम तथा एवं पूर्वी उत्तर दिशा में फैली है। जैसे कि हमने देखा, हमने पहले पहाड़ों के बारे में पढ़ा था और अब पठारों के बारे में।
पठारों के बारे में देखा कि वो गुजरात से दिल्ली तक फैले हुए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पे, भारत की भौगोलिक आकृति के भारतीय मरुस्थल पर। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों, जो एक कौन सी मिट्टी से बना है, बालू मिट्टी से, का एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत होती है। इस शुष्क जलवायु वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं। सरिताएं मतलब कि छोटी छोटी नदियाँ, ठीक है, जिनमें बहुत कम पानी लेकर आती है वो नदी अपने साथ। उसके बाद वो बालू में ही विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, यानी कि वो बालू मिट्टी के अंदर वो ऑब्जर्व हो जाती है सूरज के कारण, ठीक है। जल नहीं मिलने से वो समुद्र तक नहीं पहुंचती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अब मरुस्थल क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी। बारकन यानी कि अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। जैसलमेर आपने सुना होगा, राजस्थान का एक पार्ट है, एक गाँव की तरह है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और पानी की बहुत कमी होती है। अब आगे तटीय मैदान। तटीय मैदान में क्या है? जहाँ जो वो राज्य जो बिल्कुल समुद्र के किनारे रहते हैं, किनारे पड़ते हैं, तो वो तटीय मैदान होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम से अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी विस्तृत है, ठीक है। जैसे पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट अरब सागर के बीच स्थित है। संकीर्ण जो पश्चिमी तटीय घाट है वो अरब सागर के बगल में है, ठीक है, और जो पूर्वी घाट है वो बंगाल की खाड़ी में के बगल में। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं मुंबई तथा गोवा मध्य भाग, दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? मालाबार तट, जो कि तमिलनाडु वाला हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल, उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बड़ी नदियाँ कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। इस तट पर विस्तार डेल्टा निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित है, जो महत्वपूर्ण भूलक्षण है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चिल्का झील किस पानी है, मैंने खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है चिल्का झील। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा दक्षिण में स्थित है। अब आता है इसका एक पार्ट, द्वीप समूह। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात करना है। लक्षद्वीप आपने देखा ही होगा, हिंद महासागर के अंदर छोटा सा द्वीप समूह है, उसे लक्षद्वीप कहते हैं। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रावल द्वीपों में बना है, जैसे कि मलेशिया, ठीक है। जैसे मालदीव आपने सुना होगा, एक जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिजोर्ट्स हैं। मालदीव भी द्वीप समूह में ही आता है, लेकिन वो इंडिया का पार्ट नहीं है। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप, जो द्वीप होता है द्वीप समूह, वो छोटे छोटे भूखंड होते हैं समुद्र के अंदर, ठीक है। 1973 में इनका क्षेत्र में फैला। कारावती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का विस्तार हुआ है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य भी है। अरब बंगाल की खाड़ी में उत्तर में दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। यह द्वीप समूह आकार के बड़ी संख्या में बहुत बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है, मतलब ये अलग अलग प्रकार के जंतु पादप इस द्वीप समूह पे पाए जाते हैं। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यहाँ घने जंगलों की से आच्छादित है। क्या आप जानते हैं भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। जो
सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार के। क्लियर है? विभिन्न आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक भाग की विशेषता स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे से पूरक है और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के मुख्य स्रोत है। उत्तरी मैदान देश की अन्न भंडार, जो उत्तरी मैदान है वो देश के लिए एक अन्न भंडार की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी खेती होती है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ है। पठारी भागों में खनिज के भंडार हैं, जिससे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। यहाँ जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये दक्षिण के क्षेत्र की महत्वता को बताते हैं कि वो महत्व स्थान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। मत्स्य पालन के लिए, औद्योगिकरण के लिए है, और खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। अनेक प्रकार की प्राचीन सभ्यताएं हैं, अन्न के भंडार का एक मुख्य स्रोत है। ठीक है, भौतिक आकृतियाँ हैं यहाँ पे। थैंक यू, आपने इस चैप्टर को ध्यान से समझा और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।